जय हिंद। रिसेंटली आपने एक बात नोटिस की होगी कि दुनिया जैसे चल रही थी अब वैसे नहीं चल रही है। वैसे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट मैं बात कर रहा हूँ जियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो सरफेस के नीचे कुछ तो साइलेंट शिफ्ट हो रहा है। एंड मैं जब पिछले कुछ सालों के ग्लोबल डेटा और पैटर्न्स देख रहा था तो एक बात बार बार मेरे सामने आ रही थी। जो वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था वो धीरे धीरे अपना बैलेंस खो रहा है। और कई एनालिस्ट मान रहे हैं कि ये साइलेंट शिफ्ट हमें 2026 के आसपास क्लियरली विजिबल भी हो सकता है। तो ये पूरा ग्लोबल ऑर्डर सिस्टम बना कैसे था और अब क्या चेंजेस हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ये है कि ये जो ट्रांजिशन है ये इंडिया के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ला रहा है या ये थ्रेट बनकर आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे एंड भारत की स्थिति को समझने की कोशिश भी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे ग्लोबल ऑर्डर सिस्टम की। तो देखो 1945 के बाद अमेरिका और उसके अलाइज ने एक ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाया। और ये स्ट्रक्चर बनाया कैसे, तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, नेटो, इनके थ्रू मिलकर ये स्ट्रक्चर बना था। इनका एक ही हिडन पर्पस था कि ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस पर उनका कंट्रोल रहे, मतलब वेस्ट का कंट्रोल रहे। ये वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड के लिए नहीं था, वेस्ट के द्वारा वेस्ट के लिए बनाया गया सिस्टम था। एंड इसी सिस्टम के अंडर डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बना दिया गया और धीरे धीरे हर एक कंट्री उसी फ्रेमवर्क में फिट होने की कोशिश करने लगी। हमने देखा कि 70 साल तक ये मॉडल ऐसे ही चलता रहा। बट हम सभी जानते हैं, हम सभी क्या जानते हैं, हम सभी ये जानते हैं कि कोई भी सिस्टम तब तक ही टिकता है जब तक सब लोग उस पर भरोसा करें और उसके रूल्स फॉलो करें। एंड जब भरोसा कम होने लगता है तो क्रैक्स अपने आप दिखने लगते हैं, जो कि अब हो रहा है। ये सिस्टम था तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बट अब इसकी फाउंडेशन में छोटी छोटी दरारें पड़ चुकी हैं। अगर आप डेटा उठाकर देखोगे तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी की रिपोर्ट देखो, ये दरअसल अमेरिका की इकोनॉमी और डेट का हिसाब रखती है। तो इनकी लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका का टोटल नेशनल डेट अब 37.85 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर चला गया है। एंड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डेट हर सेकंड, लिटरली एवरी सिंगल सेकंड, $69,000 की स्पीड से बढ़ रहा है। अभी जब मैंने ये लाइन बोली तो 37.85 ट्रिलियन में $69,000 और जुड़ गए, और अब ये सेंटेंस खत्म हुआ तो और $69,000 का कर्ज फिर से बढ़ गया। खैर, जब मैं ये सब देख रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया, क्या यूएस गवर्नमेंट इतने नोट्स हर सेकंड प्रिंट कर सकती है ताकि ये कर्जा चुका सके? तो देखो, थ्योरेटिकली तो ब्यूरो ऑफ इनग्रेविंग एंड प्रिंटिंग जो यूएस के नोट्स छापता है, ये फुल स्पीड से सभी नोट्स सिर्फ और सिर्फ $100 के छापे तो ये इतने नोट्स आराम से छाप सकता है। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। एक तो इतना सारा कैश छापना और सर्कुलेट करना एक लॉजिस्टिक्स का नाइटमेयर है, क्योंकि गोडाउन्स भर जाएंगे, ट्रक्स चाहिए होंगे, और इतनी इंक और पेपर, उसकी सप्लाई की तो बात ही अलग है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, बट रियलिटी में अगर इतना पैसा मार्केट में डाल दिया गया तो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन जाएगी। जैसे वेनेजुएला में प्राइस एकदम स्काई रॉकेट हो गए थे। देखो, डेट चुकाने का असली तरीका तो बॉन्ड्स बेचना, टैक्सेस बढ़ाना या बजट कट करना है, ना कि नोट्स के पहाड़ छापना। ये डेट वाला टॉपिक दरअसल बहुत इंटरेस्टिंग है, बट कभी किसी और वीडियो में इसको ज्यादा डिटेल से कवर करेंगे। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे डेट की। तो 37 ट्रिलियन डेट तो ठीक है, बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डॉलर का शेयर ग्लोबल रिजर्व्स में 58% तक गिर गया है। ग्लोबल रिजर्व्स यानी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो कैश या एसेट्स रखते हैं अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग रखने और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, उसमें यूएस डॉलर का शेयर अब घटकर 58% तक आ गया है। पहले ये 70 to 80% के आसपास था, मतलब डॉलर का सीन बहुत बड़ा था। एंड अब बैंक्स दूसरी करेंसीज जैसे यूरो या चाइनीज युआन और गोल्ड जैसे एसेट्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। देखो, नो डाउट डॉलर अब भी बिग प्लेयर है, पर उसका डोमिनेशन लूज हो रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी में नए चेंजेस आ रहे हैं। कई देश ओपनली कह रहे हैं कि हमें एक अल्टरनेट सिस्टम चाहिए। और वैसे भी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जब अमेरिका ने बड़े स्तर पर सैंक्शंस को वेपन बनाया तो दुनिया ने देखा कि कैसे फाइनेंशियल सिस्टम भी एक पॉलिटिकल टूल बन सकता है और किस लेवल पर बन सकता है। एंड इसी का रिजल्ट है कि ब्रिक्स कंट्रीज अपने पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर रही हैं और ऑयल ट्रेड डॉलर के बिना हो रहा है। ये जो डॉलर अपना इन्फ्लुएंस लूज कर रहा है ना, इसका एक रीजन और भी है, ट्रस्ट। वेस्ट की पॉलिसीज अब इतने जल्द चेंज हो जाती हैं कि धीरे धीरे ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो रहे हैं। खैर, अब सवाल ये उठता है कि ये शिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये किस स्पीड से आएगा और वो पॉइंट कब होगा जहां पुराना सिस्टम अपनी अथॉरिटी खो देगा। तो एनालिस्ट कह रहे हैं कि 2026 वही पॉइंट बन सकता है। 2026 इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इस साल कई ग्लोबल ट्रेंड्स एक ही लाइन पर मिल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यूएसए अपने नेक्स्ट इलेक्शन फेज में होगा,
जहां पोलराइजेशन और डेट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा। यूरोप अभी भी एनर्जी और माइग्रेशन से स्ट्रगल करेगा। साथ ही चाइना अपना बेल्ट एंड रोड 2.0 और एआई डिप्लोमेसी अग्रेसिवली पुश करेगा और ब्रिक्स प्लस नेशंस ऑफिशियली नॉन डॉलर ऑयल ट्रेड लॉन्च कर सकते हैं बड़े लेवल पर। ये सब तो इकोनॉमिक फ्रंट पर हो रहा है, लेकिन ग्लोबल पावर सिर्फ इकोनॉमी से तो नहीं बनती। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो क्वाइटली शेप ले रहे हैं। आई मीन अलायंसेस भी क्वाइटली रीड्रॉ हो रहे हैं और यही अलायंसेस डिसाइड करेंगे कि अगला वर्ल्ड ऑर्डर किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखो तो वर्ल्ड मैप क्वाइटली चेंज हो रहा है। एक तरफ है वेस्ट, नेटो, G7 डॉलर सिस्टम के साथ, दूसरी तरफ उभर रहा है एक अल्टरनेट नेटवर्क, ब्रिक्स प्लस नेशंस, SCO, आसियान, गल्फ और अफ्रीका। वैसे आपको बताऊं तो अफ्रीका अपने ट्रेड पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई कर रहा है और लैटिन अमेरिका भी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सिस्टम एक्सप्लोर कर रहा है। इसी के पैरेलल नए पावर सेंटर्स बन रहे हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है बल्कि अपने रीजनल जोन्स डिफाइन कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज अब अपना नैरेटिव एसेट कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंट्रीज कह रही हैं कि अब हमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और लीडरशिप भी चाहिए। और इसी बदलते लैंडस्केप में इंडिया एक रेयर पोजीशन में खड़ा है। इंडिया ना तो कम्प्लीटली वेस्ट के साइड पर है ना ईस्ट के कंट्रोल में। इंडिया अपना पाथ खुद डिफाइन कर रहा है एक बैलेंसिंग पावर के रूप में। G20 समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, IMEC कॉरिडोर, UPI इंटरनेशनल, ये सब एक साइलेंट नरेटिव बना रहे हैं कि इंडिया केओस में भी काम रहकर एक कंस्ट्रक्टिव अल्टरनेटिव बन सकता है। और देखो, मेरा मानना है कि अब सवाल ये नहीं है कि वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हम कितने रेडी हैं। इतिहास में हर एक एम्पायर का एक टाइम पीरियड होता है, चाहे रोम हो, ब्रिटेन हो या अमेरिका। सब रफली 80 से 100 साल या 150 साल में अपनी पीक से डिक्लाइन तक जाते हैं। और जब इकोनॉमी, मिलिट्री और नैरेटिव तीनों एक साथ स्ट्रेन में आते हैं तो सिस्टम अपने आप रीसेट होता है। और जब आप ये सब कंबाइन करते हो तो एक बड़ी पिक्चर समझ आती है कि ये कोई सडन कोलैप्स नहीं है, ये एक ग्रेजुअल रीबैलेंसिंग है। 2026 शायद वही सिंबॉलिक मूवमेंट बन रहा है जहाँ पुराने रूल्स अपनी रिलेवेंस खो रहे हैं और नए रूल्स लिखे जा रहे हैं। बस अब देखना यह है कि इस नए युग में हम अपनी कहानी लिख पाते हैं या नहीं, क्योंकि सिस्टम बदल रहा है पर इसका मतलब डेंजर नहीं, डायरेक्शन चेंज है। हर ट्रांजिशन के साथ एक अपॉर्चुनिटी आती है और इंडिया के पास वो चांस है कि वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपना मॉडल सेट करे, एक ऐसा मॉडल जहां पावर के साथ फेयरनेस और बैलेंस दोनों हो। सो आपका क्या सोचना है, क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाएगा या नहीं, या फिर यहाँ भी चाइना हमसे आगे निकल जाएगा? लिखिएगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर signing off.